हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पोटेंशियोमीटर है उसकी एप्लीकेशंस, यानी पोटेंशियोमीटर के अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी जो प्राइमरी सेल है उस प्राइमरी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, उसका मान हम पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। जो विभवमापी है उसकी हर एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें उसको समझना है अच्छे से और वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको हर चीज समझ में आए। तो करते हैं शुरुआत प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम विभवमापी की सहायता से ज्ञात करते हैं, तो हमें वो सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमारा सर्किट डायग्राम किस प्रकार से होगा। ये हमारा विभवमापी का तार है, विभवमापी का तार ए बी है। हमेशा ध्यान रखना विभवमापी को हम ए बी तार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका विभवमापी का तार ए बी है और इस विभवमापी तार के हम श्रेणी क्रम में, इस विभवमापी तार के श्रेणी क्रम में एक बैटरी लगा दी। प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी लगा दी, बैटरी के आगे एक हमने कुंजी लगा दी और कुंजी के आगे हमने एक ये धारा नियंत्रक लगा दिया। इस प्रकार से इसका एक प्राथमिक परिपथ कंप्लीट होता है। इसको प्राथमिक परिपथ में बैटरी लगी जिसका विद्युत वाहक ईपी है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, ये कुंजी K1 कहेंगे, ये धारा नियंत्रक RH। ओके, ए बी विभवमापी का 10 मीटर लंबा वायर है। ईपी प्राथमिक परिपथ में एक सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल ईपी है, K1 इसमें कुंजी लगी हुई है और RH धारा नियंत्रक है। ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये जो परिपथ है ये कहलाएगा इसका प्राथमिक परिपथ। ये कौन सा परिपथ कहलाएगा? इसका प्राथमिक परिपथ है। विभवमापी की सहायता से आप जो भी ज्ञात करना चाह रहे हैं ये परिपथ जरूर बनेगा। इसके बाद में जो आप ज्ञात करना चाह रहे हो वो सेकंड में आएगा, जिसको हम सेकेंडरी परिपथ कहते हैं, द्वितीयक परिपथ। अब देखिए द्वितीयक परिपथ में जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उस सेल को हम द्वितीयक परिपथ में इस प्रकार से जोड़ेंगे। ये सेल जिसका हमें विद्युत वाहक बल अज्ञात है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, वो यहां हम जोड़ रहे हैं। इसको हमने धारामापी से जोड़ दिया और धारामापी का अंतिम सिरा हमने जो कि जे से जोड़ दिया, ये जो कि जे हो गया। ये इसका प्लस सिरा, ये माइनस सिरा है। इसके समांतर क्रम में हम एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे, यहां एक रेजिस्टेंस लगाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको हम कहते हैं आरबी। और यहां पर एक अनदर कुंजी और लगाई जाएगी और इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे, ये कुंजी K2 कहलाएगी। तो ये आपका परिपथ कंप्लीट हुआ है। कौन सा परिपथ है कि इस परिपथ की सहायता से आप किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को आप बनाइए क्योंकि इसी की सहायता से हम सब कुछ ज्ञात करने वाले हैं। ये इसका सेकेंडरी परिपथ बन गया, इसका प्राथमिक परिपथ बन गया और ये इसका कौन सा होगा? इसको हम कहते हैं द्वितीयक परिपथ। ये जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हम ई मान लेते हैं, जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल ईपी है। तो सबसे पहले हमें सर्किट है वो आपको समझने आना चाहिए। विद्युत परिपथ की विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो विभवमापी की सहायता से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उसका प्रायोगिक परिपथ व्यवस्था ये होगी। अब इसको ध्यान से देखिए, ए बी क्या है इसके अंदर? ए बी क्या है? मान लीजिए ए बी विभवमापी का तार,
विभवमापी का तार है AB। EP प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी का, प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल, प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल है K1 प्रथम कुंजी। K1 क्या है? प्रथम कुंजी। RS क्या है? धारा नियंत्रक। इसको हम लेबोरेटरी में आपको बताएंगे। RS क्या है? धारा नियंत्रक है। ठीक है। E द्वितीयक परिपथ में लगा प्राथमिक सेल है, द्वितीयक परिपथ में लगा प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है। आरबी क्या है? प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स है। तो ये चीज इसके अंदर लगी हुई है। अब इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए कि AB आपका विभवमापी का तार है, 10 मीटर लंबा वायर है। इसके श्रेणी प्राथमिक परिपथ हम कंप्लीट करते हैं, चाहे कुछ भी बनाओ विभवमापी की सहायता से आपको ये परिपथ कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करते हैं कि जो AB तार है उसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी लगाई, एक कुंजी लगाई और धारा नियंत्रक लगाकर आपने उसको कनेक्ट इस प्रकार से कर दिया, प्राथमिक परिपथ कंप्लीट हो गया। अब जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ध्यान रखना द्वितीयक परिपथ में जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, देख रहे हो आप यहां दिख रहा है आपको, पॉजिटिव टर्मिनल को बिंदु A से विभवमापी के सिरे A से कनेक्ट करेंगे, इसके नेगेटिव टर्मिनल को धारामापी से कनेक्ट करेंगे, धारामापी के अंतिम सिरे को जो कि J से कनेक्ट करेंगे, और जो कि J स्लाइडिंग की है इसको तार AB के ऊपर कहीं पर भी हम टच करा के बैलेंसिंग कंडीशन यानी धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। ओके, अब नीचे और देखिए, ये जो सेल आपने लगाया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके समांतर क्रम में हमने प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K2 लगा दिया। तो इस प्रकार से आपका परिपथ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या किया। परिपथ संयोजन, परिपथ है संयोजन, इसको आप लिखेंगे। क्वेश्चन आता है कि विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे, बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए। तो ये हमें सारा लिखना पड़ेगा। ये डायग्राम अच्छा सा मैंने बना दिया है। इसके आगे आप लिखेंगे कि विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की प्रायोगिक परिपथ व्यवस्था उपर्युक्त चित्र में दर्शाई गई है, उपर्युक्त चित्र में दर्शाई गई है। इसमें विभवमापी तार AB के श्रेणी क्रम में EP विद्युत वाहक बल, EP विद्युत वाहक बल वाली बैटरी EP विद्युत वाहक वाली बैटरी धारा नियंत्रक RS
तथा कुंजी K1 को संयोजित कर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। अब द्वितीयक परिपथ में जिस सेल का आंतरिक, अब द्वितीय परिपथ में जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके धनागर सिरे को विभवमापी के सिरे ए से, विभवमापी के सिरे ए से तथा ऋणागर सिरे को धारामापी के एक, ऋणागर सिरे को धारामापी के एक सिरे से संयोजित करते हैं। धारामापी के अंतिम सिरे को विसर्पी जो कि जे से जोड़ देते हैं। धारामापी के अंतिम सिरे को विसर्पी जो कि जे से जोड़ देते हैं। नोट करें, प्राथमिक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स, इस समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स आरबी, प्रतिरोध बॉक्स आरबी तथा कुंजी K2 को जोड़कर परिपथ पूर्ण करते हैं। तो ये इसकी हमने क्रिया बनावट बताई है कि किस प्रकार से हम इसका परिपथ कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार से इसका परिपथ कंप्लीट किया जाएगा, ये चीज इसके अंदर बताई गई है। तो आप इस चीज को नोट करें, अच्छे से नोट कर लीजिए। जल्दी से इसको नोट करें ताकि इसकी वर्किंग क्या है उसको हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार से आगे वर्क करने वाला है, कैसे हम इसके अज्ञात प्रतिरोध को फाइंड आउट करने वाले हैं। लिख लिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूं।
हमारा परिपथ है वो कंप्लीट हो गया कि इस प्रकार से हम इसका काम किया है। अब इसकी वर्किंग क्रिया विधि को हम समझेंगे। ओके, इसको हम रफ कर देते हैं। क्रिया विधि, क्रिया विधि देखिए, वर्किंग, इसका वर्किंग हमें समझना है। देखिए, वर्किंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो कुंजी K1 है उसके अंदर डॉट लगा देंगे। ध्यान दीजिए, कुंजी K1 में डॉट लगा देंगे और जैसे डॉट लगाएंगे तो करंट फ्लो होगा इसके अंदर इस प्रकार से। ध्यान रखना, सर्वप्रथम कुंजी K1 में हमने डॉट लगा रखा है, कुंजी K2 खुली, यहां पर डॉट नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जो सेल E है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध याद करना है वो खुले परिपथ में है। खुले परिपथ का मतलब इससे धारा नहीं ली जा रही, बाह्य परिपथ में इससे, इस वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि सर्वप्रथम आप कुंजी K1 में डॉट लगाएंगे, कुंजी K2 को खुला रखेंगे। अगर कुंजी K2 खुला, इसका मतलब जो सेल E है जिसका अज्ञात प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है उससे बाह्य परिपथ में, यानी इस वाले सर्किट में इसके अंदर धारा नहीं ली जा रही है, तो हम कहेंगे सेल खुले परिपथ में होगा। और जब सेल खुले परिपथ में है तो इस अवस्था में आप जो कि J को तार AB के एक ऐसे बिंदु C पर टच कराएंगे, तार AB के एक ऐसे बिंदु C पर टच कराएंगे कि वहां पर टच कराने से धारामापी में विक्षेप क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और धारामापी में विक्षेप 0 आ रहा है, यानी ये धारामापी में विक्षेप 0 आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि विभवमापी संतुलन की अवस्था में आ गया, यानी यह परिपथ से कोई करंट नहीं ले रहा इस अवस्था में। तो जिन A और C के मध्य का जो विभवांतर ड्रॉप हुआ, विभवमापी का सिद्धांत क्या कर रहा था हम पढ़ चुके हैं कि धारामापी में विक्षेप 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि A और C के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ, A और C के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ वो क्या होगा, ये जो सेल है द्वितीय परिपथ में लगा, इसके विद्युत वाहक बल के इक्वल हो जाएगा। और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण था, ये विभवमापी का सिद्धांत था। तो ये लंबाई हम L1 नोट करते हैं। ओके, ये आपका L1 हो गया। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया कि कुंजी K1 में डॉट लगाई, कुंजी K में हमने डॉट नहीं लगाई, सेल E है वो खुले परिपथ में आ गया, धारामापी में 0 विक्षेप देखा, वो C बिंदु पर आया, AC की लंबाई हमने नोट की वो L1 आई। तो A और C के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के इक्वल होगा। यही विभवमापी का सिद्धांत था जो हमने पढ़ा है, ये हमें बार बार ध्यान में रखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में लगी कुंजी, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में लगी कुंजी में डॉट लगाते हैं तथा कुंजी K2 को खुला रखते हैं, कुंजी K2 को खुला रखते हैं। इस स्थिति में सेल E खुले परिपथ में होता है। इस स्थिति में सेल E खुले परिपथ में
होता है, सेल खुले परिपथ में होगा। अब जो कि जे की सहायता से विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई, अब जो कि जे की सहायता से विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। संतुलन लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। विभवमापी के सिद्धांत से AC के मध्य विभवांतर द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, द्वितीय परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अर्थात क्या होगा कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है E बराबर क्या आएगा, VAC, और ये किसके बराबर आएगा, X इंटू L1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक क्लियर हुआ। हमने क्या किया कि सर्वप्रथम कुंजी K1 में डॉट लगा दी, K2 में हमने डॉट नहीं लगाई। इसका मतलब सेल E है वो खुले परिपथ में है, और हमने धारामापी में J की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति नोट की, यानी बिंदु C पर टच कराने पर धारामापी में शून्य विक्षेप आ गया। ये विभवमापी की संतुलन लंबाई थी, और विभवमापी का प्रिंसिपल यही कहता है कि इस अवस्था में A और C के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इस सेल के विद्युत वाहक बल के इक्वल होगा। तो E बराबर VAC, और VAC कितना होगा, X इंटू L1। हम क्लियर होगा, यहां तक इसको नोट करो। आगे हम इसमें करते हैं, पहले इसको लिखो आप। आगे देखिए, आगे अब हमें क्या करना है, यहां तक हमने नोट कर लिया, क्लियर हो गया। अब इस प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज हमें नहीं करेंगे, प्राथमिक परिपथ में हमने कोई चेंज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध निकालेंगे, यानी इसमें अलग अलग प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, अलग अलग ओम के प्रतिरोध की वो गोटियां इसके अंदर लगी होती हैं, उसमें से एक को निकालेंगे और कुंजी K2 को ऑन कर देंगे, यानी इसके अंदर डॉट लगा देंगे। जैसे इसके अंदर हम डॉट लगाएंगे, सेल E है, इससे बाह्य परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाएगी, यानी सेल E है वो बंद परिपथ में आ जाएगा। तो इस समय इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसकी टर्मिनल वोल्टता होती है। आपको मैं पहले बताया था कि टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है। जब इसमें डॉट नहीं लगी हुई थी तो इस सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसका विद्युत वाहक बल होगा, वो इसका विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें डॉट लगा देंगे तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है, क्योंकि ये बाह्य परिपथ में धारा देना शुरू हो गया है, बंद परिपथ में आ गया। तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकलेगा। ओके, तो इसको हमने यहां से कर दिया, इसको मैं बैठा देता हूं और नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है उसको हम समझते हैं। तो बड़ा इजी है और बड़ा आसान है, अगर आप तरीके से इसको समझते हैं, वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, अच्छे से अपने नोट्स बनाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ये डायग्राम आपको अच्छा सा आना चाहिए। अब देखते हैं हम क्या करते हैं कि प्राथमिक परिपथ में हमने कोई चेंज नहीं किया, ध्यान रखना। हम चेंज क्या कर रहे हैं, द्वितीयक परिपथ में हमने जो कुंजी लगी उसमें डॉट लगा दी और इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक आर निकाल लिया, एक प्रतिरोध निकाल लिया, तो करंट इसके अंदर से जाएगा। अब करंट यूज आएगा,
अब करंट आपका यूज आएगा। और अब हम क्या करते हैं, इस जॉकी जे को, इसको हमने क्या किया, इस पर टच करवाया, बिंदु पर टच करवाया। अब टच करवाएंगे तो क्या होगा, सपोज ये यहां पर ये सी डेस आ गया, ये सी डेस आ गया, यानी यहां पर धारामापी विक्षेप क्या आ गया, शून्य। यहां पर धारामापी विक्षेप क्या आ गया है, शून्य आ गया है। तो उसको हम नोट करेंगे। और ये आपकी संतुलन लंबाई, अब संतुलन लंबाई होगी, इसको हम कहेंगे L2। ये संतुलन लंबाई होगी आपकी L2 होगा। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या किया, इस प्रतिरोध बॉक्स में से गुंचित प्रतिरोध R निकाला, कुंजी K2 में डॉट लगाया, सेल E है वो परिपथ से जुड़ गया, यानी बाह्य परिपथ में से धारा ले जा रही है। अब हमने जो कि J को तार के AB के एक ऐसे बिंदु C डैश पर टच करवाने पर धारामापी विक्षेप शून्य आता है, वो इसकी संतुलन लंबाई होगी। तो इसका अर्थ हुआ A और C डैश के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ है, इसका विभवांतर इस तार के A और C डैश के मध्य जो ड्रॉप हुआ है वो इस सेल की टर्मिनल वोल्टा के बराबर होगा। वो टर्मिनल वोल्टा इस समय, ओके। तो इसको हम लिखते हैं आगे। अब प्राथमिक परिपथ में कोई, प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन किए बिना, प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन किए बिना द्वितीयक परिपथ में लगी कुंजी, द्वितीयक परिपथ में लगी कुंजी K2 में डॉट, K2 में डॉट लगा देते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स में से, प्रतिरोध बॉक्स में से उचित प्रतिरोध बॉक्स में से उचित प्रतिरोध R निकालकर, जो कि J की सहायता से, जो कि J की सहायता से धारामापी में शून्य विक्षेप, धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं, धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं। इस स्थिति में सेल E बंद परिपथ में आ जाता है, बंद परिपथ में आ जाता है, अर्थात सेल से बाह्य परिपथ में, अर्थात सेल से बाह्य परिपथ में धारा ली जा रही है, सेल से बाह्य परिपथ में धारा ली जा रही है। विभवमापी के सिद्धांत से, विभवमापी के सिद्धांत से AC डैश के मध्य, विभवमापी के सिद्धांत से AC डैश के मध्य विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टा, सेल की टर्मिनल वोल्टा के मध्य विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टा के बराबर होगा, सेल की टर्मिनल वोल्टा के बराबर होगा, अर्थात सेल की टर्मिनल वोल्टा के बराबर होगा, अर्थात क्या होगा, V आएगा। V बराबर, इस अवस्था में इस सेल की टर्मिनल वोल्टा होगी, क्योंकि सेल बाह्य परिपथ में धारा ले रहा है, सेल बंद परिपथ में आ चुका है, तो V बराबर क्या आएगा, V बराबर क्या आएगा,
वी ए सी डेस, वी ए सी डेस, और ये कितना आएगा अक्ष इंटू L2, अक्ष इंटू L2। ये विभाव्य का प्रिंसिपल है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये आपको समझना जरूरी है। हमने दोनों चीज निकाल ली है। सर्वप्रथम हमने कुंजी K1 में डॉट लगाया, K2 में डॉट नहीं लगाया, और यहां पर सेल ई है वो खुले परिपथ में होगा। संतुलन लंबाई L1 ज्ञात की, तो इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप होगा वो इसकी विद्युत भारण के इक्वल होगा, यानी ई बराबर अक्ष इंटू L1 आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें भी डॉट लगा दिया एंड इसमें से उचित प्रतिरोध R निकाल लिया। सेल ई से बाह्य परिपथ में धारा ली जा रही है, यानी सेल बंद परिपथ में आ गया। अब इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो उसकी टर्मिनल वोल्टता होगी, वो संतुलन लंबाई L2 के द्वारा हमें मिल रहा है। तो ए सी डेस का जो विभवांतर ड्रॉप हुआ उसकी टर्मिनल वोल्टता के बराबर हो गया। कितना आ गया, अक्ष इंटू L2 हमें प्राप्त होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको नोट कर लिया होगा। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो यहां से देखिए हमारे पास इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या था, उसको हम पढ़ चुके हैं, उसी को हम यूज करेंगे, उसी को यूज करेंगे। और क्या होगा, यदि सेल का विद्युत वाहक बल, यदि सेल का विद्युत वाहक बल ई टर्मिनल वोल्टता वी, आंतरिक प्रतिरोध R है, तो आंतरिक प्रतिरोध R होता है। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E है, विद्युत वाहक बल E है, टर्मिनल वोल्टेज इसके सिरों के मध्य V है, आंतरिक प्रतिरोध R है, तो हमारे पास सूत्र है E बराबर क्या सूत्र था, V प्लस I इंटू R। ये था हमारे पास, ये R आंतरिक प्रतिरोध है, या R बराबर क्या आएगा, E माइनस वी अपॉन आई, ये आएगा E माइनस वी अपॉन आई, परंतु I बराबर V अपॉन R होता है, I बराबर V अपॉन R होगा। इसलिए क्या आएगा, R बराबर E माइनस वी, ये रखेंगे तो V इंटू R, ठीक है। जिसका समीकरण 3, ये आपका समीकरण 3 हो गया। चलिए अब आप ई वी की, ई इस अवस्था में L1 अवस्था में जो हमारे पास आया था वो V ये हमारे पास आ रहा है, तो समीकरण 1, 2, 3 से देखिए क्या था। समीकरण 1, 2 व 3, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या आएगा, R बराबर E बराबर हमारे पास अक्ष L1 माइनस V है अक्ष L2 अपॉन V है अक्ष L2 इंटू R। चलिए या R बराबर, अक्ष को बाहर निकालो, अक्ष को बाहर निकालो, तो L1 माइनस L2 अपॉन अक्ष L2 इंटू R, अक्ष से अक्ष चला जाएगा, या R बराबर क्या आया, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आप हमारे पास आया कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उसका जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। L1 क्या है, विभव मापी तार पर संतुलन लंबाई जब सेल प्राथमिक सेल खुले परिपथ में होता है। L2 क्या है, विभव मापी तार पर संतुलन लंबाई जब सेल बंद परिपथ, इसमें डॉट लगाएंगे तभी बंद परिपथ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और R इस प्रतिरोध बॉक्स में से निकाले गए उचित प्रतिरोध का मान है। तो ये चीज हमारे पास है आ चुकी है। ओके, देख सकते हैं समीकरण 4 की सहायता से प्राथमिक, समीकरण 4 की सहायता से प्राथमिक सेल का
आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 4 की सहायता से प्राथमिक सेल का किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस होगी। अब आपको ध्यान में रखना है कि इसमें R के अलग अलग मान, यहाँ R का मान 1 ओम निकाला तो हमारे पास L2 अलग आएगा, यहाँ पर 2 ओम निकाला तो L2 अलग आएगा, 3 ओम निकाला तो L2 अलग आएगा, 4 ओम निकाला तो L2 अलग आएगा। तो R के अलग अलग मान के लिए L2 के हम अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। L1 का मान फिक्स है, L1 के मान में कोई चेंज नहीं होगा होल प्रोसेस में। L2 का मान बदलेगा, क्यों? क्योंकि हम R बदल रहे हैं। R बदलने से L2 का मान बदल रहा है, तो L2 बदलेगा तो R का मान भी बदलेगा। तो R का मान, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि परिपथ में धारा बदल रही है। क्योंकि R बदलेगा तो परिपथ में धारा बदलेगी, तो धारा के कारण से सेल का आंतरिक प्रतिरोध बदल रहा है। तो इस कारण से हम 4-5 रीडिंग लेंगे और उनसे हम देखेंगे कि किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मिनिमम मान कितना है और उच्चतम मान हमें कितना मिल रहा है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध मिनिमम मान से अधिकतम मान के मध्य वेरी कर रहा है। और वेरी क्यों कर रहा है? करंट बदल रहा है। करंट क्यों बदल रहा है? आर बदलने से ऐसा हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभव मापी की सहायता से बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आया है, ये रिलेशन बहुत काम में आने वाला है। और इसमें लिख देंगे जहां L1 क्या है? विभव मापी तार पर संतुलन लंबाई, विभव मापी तार पर संतुलन लंबाई जब सेल ई खुले परिपथ में हो, जब सेल ई खुले परिपथ में हो। और खुले परिपथ का मतलब समझ लेना, इस समय डॉट नहीं लगा होगा, सिर्फ डॉट यहीं लगा होगा, उस समय इस पर संतुलन लंबाई आएगी। सेल खुले परिपथ में होगा, सेल से बाह्य परिपथ में धारा नहीं ली जा रही है। और L2 क्या है? विभव मापी तार पर संतुलन लंबाई, विभव मापी तार पर संतुलन लंबाई जब सेल ई बंद परिपथ में, जब सेल ई बंद परिपथ में हो। बंद परिपथ का मतलब इसमें आपने डॉट लगा दिया, इसमें K2 में डॉट लगा दिया और इस प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकाल लेंगे तो धारा आ रही है। पहले धारा नहीं जा रही, धारा अब आ रही है। सेकंड स्टेप में धारा आ रही है, इसको आप समझेंगे। ओके, तो ये हमारा था किसी सहायता से, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें दिया हुआ था। ओके, अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर कर लेते हैं जिससे हमें और अच्छा इसका पता लग जाए। इसको नोट कर लेना, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि हम इसको और क्लियर समझ लें। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत काम में आने वाला है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से समझे। एग्जाम्पल 6.7 देखिए, एग्जाम्पल 6.7 आपकी बुक का 6.7 एग्जाम्पल है। इसमें कह रहा है कि एक विभव मापी जिसकी तार की लंबाई 10 मीटर है, एक विभव मापी जिसकी तार की लंबाई, हमें मालूम है विभव मापी की तार की लंबाई 10 मीटर है, ये हमें गिवन है, ध्यान देना। प्रतिरोध 10 ओम है, इसका प्रतिरोध, विभव मापी तार का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। को 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी लगी, ये ईपी बराबर 2 वोल्ट और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हुआ, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर 2 ओम। एक बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ध्यान रखना, ये 10 मीटर, ए बी लंबाई 10 मीटर है, इसका प्रतिरोध 10 ओम है, इसके प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी लगी है उसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलन लंबाई 5 मीटर प्राप्त हो रही है। प्राथमिक सेल के लिए संतुलन लंबाई यानी L1 बराबर 5 मीटर।
जब सेल से 0.1 की धारा प्राप्त की जाती है, सेल से 0.1 की धारा प्राप्त की जाती है, इसमें लिखा सेल से 0.1 की धारा प्राप्त की जाती है। देखो I बराबर, सेकंड कंडीशन है, सेल से, इस सेल से धारा ले रही है, धारा कितनी 0.1 एम्पियर, इसी से ये धारा जो है, ये 0.1 एम्पियर धारा इस सेल से 0.1 एम्पियर धारा ली जा रही है। तो इसकी टर्मिनल वोल्टा के लिए संतुलन लंबाई 4 प्राप्त होती है। टर्मिनल वोल्टा के लिए संतुलन लंबाई यानी L2 बराबर 4 मीटर, 4 मीटर प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, किसका, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ध्यान रखना। ये प्राथमिक परिपथ है, ये इसके साथ अटैच है प्राथमिक परिपथ के साथ। ये जब करंट ये लेंगे तो संतुलन लंबाई ये प्राप्त होगी, तो उस सेल का, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, हमें याद करना पड़ेगा, ये हमें चाहिए। तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध आएगा तो हमें इसका विद्युत वाहक भी चाहिए, इसका। अब क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू L1 भी है, L2 भी है, L1 भी है, L2 भी है, लेकिन कैपिटल R नहीं है हमारे पास। कैपिटल R नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल R है, कैपिटल R हमारे पास नहीं है। कैपिटल R कहां से है, कैपिटल R ये इसका है, प्रतिरोध बॉक्स में से नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी विभव प्रवणता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी विभव प्रवणता, क्योंकि हमें ई चाहिएगा, ई चाहिएगा तो विभव प्रवणता चाहिए, और विभव प्रवणता से हम इसका मान है ज्ञात कर सकते हैं। और किस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं वो देखते हैं हम कि हमारे पास क्या आ रहा है। क्योंकि अगर ये वाला फॉर्मूला तो ये तो हमारा सेट नहीं होगा, इन्हें अगर सूत्र लगाए, देखिए सूत्र देखिए, हमारे पास R बराबर था E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था। या इसको नहीं, इसको यूज नहीं करके हम उसका यूज करेंगे, ये था E माइनस वी अपॉन आई, ये था, ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। E इसका विद्युत वाहक बल, V इसके टर्मिनल वोल्टता, और I इसमें से ली जाने वाली करंट, ये हमारे पास है EVI। अब E ज्ञात करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, इसकी विभव प्रवणता, क्योंकि E बराबर हमारे पास क्या है, x L1 माइनस x L2 अपॉन आई, या ध्यान दीजिए R बराबर आ जाएगा x L1 माइनस L2 अपॉन आई। L1 भी है, L2 भी है, I भी है, x नहीं है, x नहीं है। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पास ये डाटा दी हुई, ये डाटा दी हुई, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इससे हमारे पास ये आ रहा है, नीचे L2 हमने यूज नहीं किया, R यूज नहीं किया, क्योंकि R हमारे पास नहीं है, तो हम ये I को I के रूप में रखेंगे। I आपको गिवन है, I बराबर V अपॉन R आ रहा है, I बराबर V अपॉन R आता है, तो हमें सिर्फ I यूज करना है, क्योंकि I गिवन है, यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो अब इसके लिए हमें x चाहिए। अब x कैसे ज्ञात करेंगे, x का क्या फॉर्मूला है, x कैसे ज्ञात करेंगे, x इन डाटा से ज्ञात किया जाएगा। x क्या है, x हमारे पास क्या है, विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता के विभवी तार पर, विभवी तार की एकांक लंबाई पर विभव परिवर्तन, एकांक लंबाई पर विभव परिवर्तन, एकांक लंबाई पर जो विभव का पतन है वही क्या हमारी विभव प्रवणता होगी। तो देखिए विभव प्रवणता का हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है कि विभव प्रवणता हमारे पास आएगा E P अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बटा कुल प्रतिरोध। अब प्रतिरोध कौन सा है, एक तो स्मॉल r है, प्रतिरोध हमारे पास कौन कौन सा आ रहा है, टोटल प्रतिरोध की बात करें, हाँ, तो कुल प्रतिरोध तो एकांक लंबाई का, तो कुल प्रतिरोध देखो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हमने x बराबर, हमने ये गलत कर दिया, x बराबर है EP बटा कुल प्रतिरोध, नहीं कुल लंबाई, EP अपॉन
एल अपॉन एल, Ep अपॉन एल। और यहां से हमारे पास आएगा ये कुल प्रतिरोध आ गया और एकांक लंबाई का प्रतिरोध R अपॉन एल, ये एकांक लंबाई का प्रतिरोध आ गया हमारे पास। तो यहां से Ep अपॉन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एल, ये चीज हमारे पास इसके अंदर आने वाली, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि विभव प्रवणता होती है विभवापी तार की एकांक लंबाई पर विभव का पतन Ep अपॉन एल होगा। और इसको हम यूज करेंगे एल का मतलब आर प्लस आर, ये कुल प्रतिरोध हो गया और ये एकांक लंबाई का प्रतिरोध आर अपॉन एल, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो देखिए यहां से हम इसको आगे क्या करें, वैल्यू रखें। Ep की वैल्यू कितनी थी 2, आर कितना था 10 प्लस स्मॉल आर कितना था 2 इंटू आर कितना है 10 अपॉन एल कितना हो गया 10 अपॉन 10 तो 1 हो गया। कोई नहीं, इसमें यही आ जाए कोई प्रतिरोध नहीं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 2 अपॉन 12 और 2 अपॉन 12 की जो वैल्यू आई वो आ रही है 0.17 वोल्ट पर मीटर। क्लियर करेंगे 0.17 वोल्ट पर मीटर आ रही है। अब इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, अतः स्मॉल आर बराबर एक्स आ गया 0.17, L1 कितना आया 5 माइनस L2 कितना आया 4 अपॉन आई कितना था हमारे पास 0.1 और इस वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास कितना है 0.17 अपॉन 0.1 इक्वल्स टू क्या होगा 1.7 ओम, 1.7 ओम। तो दिस इज द आंसर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप चेक करेंगे कि सबसे पहले आप विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे और विभव प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र क्या क्या आया था मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इस हिसाब से आप इसकी विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे है आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर Ep अपॉन एल होता है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ करके इसको आप नोट कर लीजिए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ इसको समझाऊं क्योंकि आई बराबर Ep अपॉन एल आ रहा है और देखिए हमारे पास ये आ रहा है इसको इस रूप में लिखें या Ep अपॉन एक्स बराबर आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस अपॉन लंबाई, ये होगा। Ep बराबर क्या होता है आई आर अपॉन एल, आई आर अपॉन एल होता है, तो आर अपॉन एल तो आएगा। आई क्या चीज है इसमें बहने वाली धारा, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा Ep का मतलब हुआ आई आर अपॉन एल हो गया। आई क्या है इसमें बहने वाली टोटल करंट, कौन सी ये वाली करंट आएगी, ये वाली करंट, और ये वाली करंट के लिए क्या आएगा इसका विद्युत वाहक कितना Ep अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर और इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गया प्लस ये आर अपॉन एल, ये आर अपॉन एल। तो विभव प्रवणता को हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि आई आर अपॉन एल होता है। आई को हम ज्ञात करेंगे तो आई कुल करंट क्या आएगा कुल विद्युत वाहक अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक अपॉन कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक कितना है Ep है, कुल प्रतिरोध कितना है इसका कैपिटल आर प्लस इसका स्मॉल आर आ गया। तो यहां से हमारे पास ये चीजें आई है। ओके, तो आज हमने विभवमापी का प्रथम एप्लीकेशन पढ़ा है कि इसकी सहायता से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। आप सभी इस वीडियो को पूरा वॉच करें और अपने अच्छे से नोट्स बनाएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।